ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 जो है हमारा, उसमें हमें किसके बारे में देखना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड स्टेक होल्डर राइट्स के बारे में देखना है। अच्छा, सबको एक बेसिक डिफरेंस पता होगा बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। हमने लास्ट चैप्टर में जो राइट्स के बारे में बात की थी वो किसके राइट्स थे, वो शेयर होल्डर के राइट्स थे। और यहाँ पे हम किसके राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो कंपनी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके, या फिर ऐसे लोग जिन पे कंपनी के डिसीजंस का इन्फ्लुएंस हो। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसे सारे के सारे लोग जो कंपनी से कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के एम्प्लॉयज, ठीक है, सोसाइटी ले लो, गवर्नमेंट ले लो, रेगुलेटर्स ले लो, सप्लायर्स ले लो, ठीक है, कस्टमर्स ले लो, यानी ऐसे सारे के सारे लोग जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है। अब जैसे एम्प्लॉयज हैं तो एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी के लिए काम करते हैं, बदले में उनको कंपनी से क्या मिलती है, सैलरी। और अगर एम्प्लॉयज नहीं हो तो कंपनी रन कर सकती है क्या, नहीं। तो कंपनी को एम्प्लॉयज चाहिए और एम्प्लॉयज को भी अपने लिए जो सैलरी वगैरह चाहिए वो कहां से आएगी, बिजनेस में काम कर कर आएगी। तो वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कंपनी को भी इन्फ्लुएंस करें और ऐसे लोग जो कंपनी की वजह से भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो जो सारे कनेक्टेड पीपल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्टेक होल्डर्स। नाउ स्टेक होल्डर्स इंक्लूड शेयर होल्डर्स। ये तो हमें पता ही है कि शेयर होल्डर भी तो एक फॉर्म ऑफ स्टेक होल्डर ही है। शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या प्रोवाइड करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, ओनर्स फंड प्रोवाइड करते हैं। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, शेयर होल्डर्स थ्योरी हमने बात की है कि सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे किया जाता था, शेयर होल्डर्स पे। लेकिन ये रियलाइज होने लग गया कि अगर एक बिजनेस को लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को हैप्पी नहीं रखना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसको वहां पे सबको खुश रखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे वही चीजें देखनी है कि एक कंपनी स्टेक होल्डर्स के लिए क्या क्या कर सकती है। तो देखो, सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि किस तरीके से ये आपकी बुक में गिवन है। तो पहले आपको क्या कर रखा है, जो अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज जैसे चाइना हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, अलग अलग कंट्रीज में आपको स्टेक होल्डर्स के रिगार्डिंग क्या गवर्नेंस पैराडिगम्स हैं वो सब कुछ बता रखे हैं वेरियस कंट्रीज में, ठीक है। और फिर हमें बता रखा है इंडिया के मैटर में, और फिर हमें कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं। तो हम बिगिनिंग किससे कर रहे हैं, इंडिया वाले मैटर से बिगिन कर रहे हैं, और चैप्टर के एंडिंग में हम लोग ये पहले वाला कंसेप्ट देख लेंगे जो हमें अदरवाइज कंट्रीज का गिवन है। क्योंकि इंडिया का अगर हमें आ गया तो अदर कंट्रीज का तो हम वैसे भी अपने लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, अगर हम लोग स्टार्ट करें इंडियन कंपनीज एक्ट में, तो इंडियन कंपनीज एक्ट में भी स्टेक होल्डर्स के लिए बहुत सारे अलग अलग राइट्स जो है वो दे रखे हैं। सबसे पहले सेक्शन नंबर 135, दैट इज व्हाट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना होता है, 2% का एक्सपेंस करना होता है। तो यहाँ पे सोसाइटी जो है अपना स्टेक होल्डर, उसके लिए कंपनीज एक्ट में हमें यहाँ पे गिवन है प्रोविजन। देन अगर हम लोग बात करें सेक्शन नंबर 166, दैट इज ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। अब देखो, डायरेक्टर की ड्यूटी हमने पहले पढ़ रखी है चैप्टर नंबर 3 में कि डायरेक्टर जो है उसको कंपनी के लिए काम करना है, सारे सारे जो स्टेक होल्डर्स उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसमें बैड फेथ या बैड इंटेंशन आ रहा हो या मैलाफिट इंटेंशन आ रहे हो। तो डायरेक्टर की भी ड्यूटीज दे रखी है कंपनीज एक्ट में कि तुम्हें सारे स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की भी, तो इवन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का भी जो हमने कोड रीड किया था उसमें साफ साफ लिखा था कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अमंग स्टेक होल्डर्स उसको सॉल्व करेंगे। वो ये ट्राई करेंगे कि ना सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि सारे के सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए एक कंपनी ऑपरेट करे। और अगर हम लोग बात करते हैं सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस की भी, तो आपको याद होगा रेगुलेशन नंबर 4 में एक अलग से हमें पॉइंट गिवन है रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स, कि आपको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबके राइट्स को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर कंपनी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि किस तरीके से उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। उनको जितनी भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, डिस्क्लोजर्स दे रहे हो, वो टाइम पे होने चाहिए, सफिशिएंट होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए, जिससे वो प्रोडक्ट प्रोसेस में पार्टिसिपेशन उनका अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं विसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की, तो वो तो हमने पढ़ा ही है, विजिल मैकेनिज्म होना चाहिए, विसिल ब्लोअर वगैरह जो है इसको भी परमिट करना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना हो गया, कंपनीज एक्ट में भी हमें प्रोविजंस गिवन है एज वेल एज सेबी एलओडीआर में भी हमें प्रोविजंस गिवन है। चलो, अब हम बात कर लेते हैं जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। एक टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर एनालिसिस
और एक टॉपिक है हमारा स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब देखो सबसे पहले एक कंपनी है, तो एक कंपनी के लिए अभी हमने बात करी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स के अलावा वाले हैं, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक कंपनी के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंपनी के लिए वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो कंपनी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो कंपनी को क्या करना चाहिए, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। यानी अगर एक बात बताओ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लेट्स से आपके पेरेंट्स हैं वो कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लेट्स से आपके लिए कॉलेज डिसाइड करना है, ठीक है, या आपकी शादी हो रही है और वो आपसे बिना पूछे आपके लिए कॉलेज डिसाइड करके कोई एडमिशन करा के आ जाए या आपके लिए रिश्ता एकदम फिक्स करके आ जाए, क्या वो चीज सही है? यानी ऐसा कोई आप काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और आपसे पूछा ही नहीं जा रहा, आपको सिर्फ कम्युनिकेट करके ऑर्डर दिया जा रहा है, तो प्रॉब्लमैटिक होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस ही बात है। तो वैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, एक कंपनी इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रही है और उसमें इतने अलग अलग स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो आपको क्या करना चाहिए, उन सारे स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले फाइंड आउट करो कि जो भी एक कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है उस प्रोजेक्ट में की स्टेक होल्डर्स कौन कौन है, यानी कौन कौन सा स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट उसमें जुड़ा हुआ है। फिर आप उन की स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो कि उनका क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ज्यादा वैल्यू में है, कम वैल्यू में है, ठीक है, कंपनी किस तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, वो सब चीजें आप देखो। आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद में आप क्या करो, उनको एंगेज करवाओ। दैट मीन्स आप उनका भी ओपिनियन लो, उनके साथ में मीटिंग्स करो, वो क्या कह रहे हैं, आप उनके साथ में 1-to-1 कम्युनिकेशन भी कर सकते हो और आपको एक डायलॉग करना है। दैट मीन्स वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगी कि आप बोल रहे हो और वो स्टेक होल्डर सुन रहा है, आपको उसकी भी सुननी है, अपनी भी बोलनी है और दोनों मिलकर आपस में म्यूचुअली डिसाइड करो जो सबके लिए बेस्ट है, उस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट के बारे में बात की। सबसे पहले आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। दैट मीन्स आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट्स से कंपनी अगर कोई डिसीजन मेकिंग कर रही है जिसमें मान लो वो कोई ब्रांच ओपन कर रही है और वो ब्रांच ओपन कर रही है, तो सिचुएशन में उसको क्या चाहिए, नए एम्प्लॉयज चाहिए, ठीक है, या वो सोच रहे हैं कि हम जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको ही ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब आपने बिना पूछे ऐसे किसी को भी ट्रांसफर कर दोगे तो हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉयज जॉब छोड़ दे, ये सोच के कि हमें अपनी पोजीशन से निकाल रहे हैं या हमें दूर पड़ रहा है या हम केपेबल नहीं है। इससे बेटर है कि आप उन एम्प्लॉय से बात करो कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, किस किस के पास इतनी एक्सपर्टीज है, आप उनको एडवांटेजेस बताओ कि आपको क्या एडिशनल पर्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करो कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद में आप उनका क्या करवाओ, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होगा, उनको इंक्लूड करवाओ डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग बात करें तो ये एनालिसिस एंड एंगेजमेंट वाले प्रोसेस के बेनिफिट्स क्या होंगे। एक तो जो भी आपके स्टेक होल्डर्स है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, उनको क्या लगेगा, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी कि अच्छा हमसे पूछ रहे हैं, हमारा ओपिनियन के लिए मैटर कर रहा है, तो उनके लिए क्या आ जाएगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाएगी। इसके अलावा मार्केट में आपकी रेपुटेशन भी इनहैंस होगी। कभी कभी क्या होता है, हमें खुद को कोई चीज नहीं समझ में आती है, अगर हमें कोई आउटसाइड पर्सन आकर कुछ एडवाइस दे रहा होता है तो हमें अच्छा, हमारा दिमाग खुलता है कि ओ यार ये सही बात बोल रहा है। लेकिन जब तक हम सिर्फ खुद में ही रहता है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव भी वहां पर मिल जाए, ठीक है, और आपको पता चलेगा कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है या आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो वो आपको रोक देंगे। तो इस तरीके से हमें काफी सारे बेनिफिट्स भी हो सकते हैं अगर आपने स्टेक होल्डर को एंगेज किया। तो एनालिसिस मतलब फाइंड आउट करो कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व करने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एंगेजमेंट मतलब उनको एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, इन्वॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे दो प्रोसेसेस हो गए। अब देखो यहाँ पे आपको अगेन बेनिफिट्स वगैरह भी गिवन है, इसको एक बार आप रीड कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि कौन कौन से ऐसे स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं जिनको आप और भी ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हो। तो आप एक्सपर्ट्स वगैरह हो सकते हैं जिनको एकेडमिक्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में, लेट्स से साइंस, R&D, टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज है, टेक्निकल मैटर्स के बारे में नॉलेज है, तो आप उनको इन्वाइट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके ट्रेड यूनियंस या स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स हो गए,
एम्प्लॉयज के लिए, लेबर्स के लिए, तो आप उनसे बात कर सकते हो अगर एम्प्लॉयज का कोई भी राइट्स वगैरह आपको चेंज करना है या परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, ठीक है। इवन जैसे अगर CSR वगैरह की बात, तब एनजीओज की हेल्प ले सकते हो, या आप जहाँ पे CSR कर रहे हो वहां पे आप की स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट देखो हमें क्या गिवन है, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। अब देखो जो अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स और एक है हमारे सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स। अब देखो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं, जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी जिनका जो अपने साथ में एसोसिएशन होता है ना वो कंटिन्यू एसोसिएशन होता है, यानी डे टू डे में वो इन्वॉल्व है ही है। मेन वाले जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे एम्प्लॉयज चाहिए ही चाहिए, कस्टमर्स चाहिए ही चाहिए, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स ये आपको चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेगुलेटर्स वगैरह भी होते हैं तो उनके साथ भी डे टू डे कनेक्शन हो ही जाता है। तो जो आपको लाइक एट ऑल टाइम्स आपका कनेक्शन है हमेशा ही, वो कौन से हो जाएंगे, प्राइमरी। और सेकेंडरी वाले में क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि आपके बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उनकी जरूरत है। प्राइमरी में क्या था, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उनकी जरूरत होती है, लेकिन सेकेंडरी में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मीडिया हो गए, PR वाले, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि मीडिया के साथ में इंटरैक्शंस करते हैं एक मार्केट में अपनी इमेज वगैरह बनाने के लिए, है ना। और मीडिया हो सकता है कि नेगेटिव परसेप्शंस भी क्रिएट कर दे, तो एकदम ऐसा डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है कि ओ मीडिया से अगर आप बात ही नहीं करोगे तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। बट हाँ ठीक है, एक टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स है, ठीक है। ट्रेड यूनियंस हो गए, तो उनके साथ भी एकदम कंटिन्यूड एसोसिएशन नहीं है कि वो आपको चाहिए ही चाहिए कंटिन्यूअस बेसिस पे, बट ठीक है। तो दोनों ही लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, आपको किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, कॉक्स राउंड टेबल। अब देखो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना, और काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली क्या बात कर रखी है कि जो CRT है दैट इज व्हाट, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ बिजनेस लीडर्स, यानी बहुत सारे, जैसे आपको पता है अपन ने हर चैप्टर में बात की है, इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस हैं वो उस टॉपिक के ऊपर एडवाइस देते हैं। तो सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे भी एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंबर्स हैं, और वो क्या बिलीव करते हैं कि जो भी वो बिजनेस रन कर रहे हैं वो बिजनेस कैसा हो, फेयर हो, फ्री हो और ट्रांसपेरेंट लेवल पे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हमें CRT के कुछ प्रिंसिपल्स देखने हैं, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि CRT के आप प्रिंसिपल्स लिखो, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस चीज के लिए हैं, रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, यानी आपको बिजनेस तो करना है, लेकिन आजकल के टाइम पे हम सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव के लिए कर सकते हैं क्या, नहीं, हमें सारे स्टेक होल्डर्स का भी ध्यान देना है, ठीक है, हमें एनवायरनमेंट और सोसाइटी का भी ध्यान देना है तो वो सब चीजें CRT प्रिंसिपल्स में आपको गिवन है। देखो सबसे पहले क्या बोला है, प्रिंसिपल नंबर 1, रिस्पेक्ट स्टेक होल्डर्स बियॉन्ड शेयर होल्डर्स। देखो ऑब्वियस ही बात है, आपके सामने इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर से फोकस करोगे तो लॉन्ग रन में आपके बाकी स्टेक होल्डर्स नाराज हो जाएंगे, एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहेंगे, कस्टमर्स आपसे हैप्पी नहीं है, वो शिफ्ट हो जाएंगे कॉम्पिटिटर्स पे, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स आपसे परेशान है तो वो आपके ऊपर वही इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चलाते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा सप्लायर्स आपके साथ डील नहीं करना चाहेंगे। तो इसीलिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के ऊपर फोकस करोगे तो ऑब्वियस ही बात है बाकी स्टेक होल्डर्स लॉन्ग रन में आपके साथ कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे और आपका बिजनेस लॉन्ग रन में जो है वो प्रॉपर्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स पे नहीं बल्कि स्टेक होल्डर्स को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, बेसिक। सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट। ऑब्वियस बात है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 14 में हम लोग पढ़ते हैं, तीनों इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल, तीनों में से कोई भी एक पिलर गिर गया तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता है, बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वही सेम चीज बोली है। ऑब्वियसली लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको देख सकते हो, बट प्रिंसिपल की हेडिंग है ना एज इट इज ही लिख कर आनी है, कंटेंट अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, प्रिंसिपल नंबर 3, बिल्ड ट्रस्ट बाय गोइंग बियॉन्ड द लेटर ऑफ लॉ। अब देखो ऑब्वियसली बात है हम पूरे CG में यही तो पढ़ रहे हैं कि आपको क्या करना है, कंप्लायंस करना है, नॉट ओनली इन लेटर बट इन स्पिरिट एज वेल, यानी आपको लॉ के इंटेंशन को भी समझना है, एथिक्स भी लगाना है, ना सिर्फ जो लॉ में लिखा है वो मान लिया, ठीक है। तो अगर आपने इंटेंशन समझा है तो सिचुएशन में आपके ऊपर ट्रस्ट काफी बढ़ जाएगा स्टेक होल्डर्स का, ठीक है, ओके। प्रिंसिपल नंबर 4 इज व्हाट, रिस्पेक्ट रूल्स एंड कन्वेंशंस। अब देखो जो भी रूल्स यानी हम कह सकते हैं एक्ट्स, लॉज, स्टैट्यूट्स वगैरह या सोसाइटी के जो भी कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस वगैरह हैं, जिस सोसाइटी में आप ऑपरेट कर रहे हो आपको मानने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोग ध्यान में रख लेना।
नेक्स्ट आता है सपोर्ट रिस्पॉन्सिबल ग्लोबलाइजेशन। देखो आज के टाइम पे कोई भी ऐसी बहुत ही रेयर ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे काम करना चाहती हैं। बहुत सारी कंपनीज ऐसी है जिनका मेन मोटिव ये है कि हम ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करेंगे, एमएनसीज बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है अगर आपको ग्लोबल लेवल पे काम करना है कर लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तरीके से। जो भी आपके ऊपर एक्ट्स, लॉज, रेगुलेशन लग रही है आपको उनको मानना है, आपको प्रॉपर सीएसआर भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी भी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है, ब्राइब वगैरह नहीं लेना है। तो ग्लोबल लेवल पे जाओ बट रिस्पॉन्सिबल, और ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको करना है। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि अपन ग्लोबल जाने के लिए इतने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि वो खत्म ही हो जाए, एग्जॉस्ट ही हो जाए, नहीं। आपको डेवलपमेंट तो करना है लेकिन सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशंस की नीड को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अवॉइड इलिसिट एक्टिविटीज। अच्छा एक प्रिंसिपल यहाँ पे मिस हो गया है, दैट इज रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। प्रिंसिपल नंबर 6 है, वो गलती से मिस हो गया है, रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। यानी आप जो एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है एनवायरनमेंट लॉज हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रही है, पोल्यूशन वगैरह आपको नहीं करना है, ठीक है। पेड़ वगैरह नहीं काटने हैं, जितना हो सके आपको पेड़ वगैरह ग्रो करने चाहिए, वाटर का वेस्टेज नहीं, जो बेसिक अपन ईवीएस में लिखते हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। और अपना लास्ट प्रिंसिपल क्या है, अवॉइड इलिसिट एक्टिविटीज। इलिसिट मीन्स इलीगल, जो भी एक्टिविटीज हैं, ब्राइब, एक्सटॉर्शन वगैरह, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ठीक है, इस सब में आपको डीलिंग नहीं करनी है, तो आप तभी एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस माने जाओगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलो तो ये अपने सीआरटी के प्रिंसिपल्स थे। इसके बाद में हमें सीआरटी के स्टेक होल्डर मैनेजमेंट गाइडलाइंस गिवन है। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट गाइडलाइंस से बेसिकली हमें क्या गिवन है, अलग अलग टाइप के स्टेक होल्डर्स और उनका कंपनी के साथ में क्या एसोसिएशन है, क्या कनेक्शन है, वो हमें यहाँ पर बता रखा है। तो की स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं, देखो फर्स्ट क्या है हमारा, कस्टमर्स। देखो कस्टमर्स ऑब्वियस ही बात है, एक बिजनेस रन कर रहा है तो हम कहते हैं कस्टमर इज अ किंग। ऑब्वियस ही बात है आजकल के टाइम पे आप जो चीज सप्लाई करोगे वो मैटर नहीं करती है, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है आपको उसी अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। और आपको कस्टमर्स के साथ में रिस्पेक्ट और डिग्निटी, अगर आप बदतमीजी करोगे, उनकी डिमांड्स नहीं मानोगे, उनको क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं दोगे, सेफ प्रोडक्ट्स नहीं दोगे, वो आपके साथ डील नहीं करेंगे। बिकॉज आजकल के टाइम पे मोनोपोली है क्या, नहीं, पूरा कंपटीशन है। तो कंपटीशन में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं कि वो आपके पास में क्यों ही रहना चाहेंगे, वो बहुत ही इजीली शिफ्ट हो जाएंगे कॉम्पिटिटर्स पे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके कस्टमर्स आपसे एट ऑल टाइम्स एंड इन ऑल स्फेयर्स सेटिस्फाइड रहने चाहिए। सेकेंड आ जाओ एम्प्लॉयज। ऑब्वियस बात है एम्प्लॉयज को अच्छा ट्रीट नहीं करोगे, हेल्दी सेफ कंडीशन नहीं दोगे, वो काम ही नहीं करेंगे आपके पास में। जब आपके लिए कोई काम ही नहीं करेगा तो अकेले आप कितने ही टाइम तक बिजनेस रन कर सकते हो, ग्रोथ कैसे होगी आपकी। तो ऑब्वियस बात है आपको उनके साथ में रिस्पेक्टफुली रहना है, डिग्निटी से रहना है, जो भी इंप्लॉयमेंट लॉज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही हैं वो आपको माननी है, चीटिंग वीटिंग नहीं करनी है उनके साथ में, ठीक है। रिस्पेक्टफुली एकदम प्रॉपर आपको काम करना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी कर रहे हो आप लोग, या फिर एज के अकॉर्डेंस में कर रहे हो, या रेस के अकॉर्डेंस में कर रहे हो, रिलीजन के अकॉर्डेंस में कर रहे हो, किसी भी टाइप की आपको डिसेबिलिटी अगर कोई पर्सन में है तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ऐसा कुछ भी काम आपको नहीं करना है। आपको उनको टाइम टू टाइम क्या करना है, बल्कि स्किल्स, नॉलेज, ट्रेडिंग वगैरह इंपार्ट करनी है, जिससे उनका पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो सके। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर बोनस दो, इंसेंटिव्स दो, ठीक है। और चाइल्ड लेबर वगैरह को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। चलो नेक्स्ट देखो अपना क्या आता है, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स बताने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो लोग जो हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं, और शेयर होल्डर्स के जितने भी राइट्स होते हैं हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। उनको टाइम पे इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना, राइट टू वोट देना, मीटिंग में आने का राइट है, देन प्रॉक्सी वगैरह अपॉइंट करने का राइट है, राइट ऑफ इंस्पेक्शन है, राइट टू टेक कॉपीज है, ट्रांसफर वगैरह के राइट्स हैं। तो ये सब बेसिक जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं पूरे कंपनीज एक्ट में। नेक्स्ट आता है आपका सप्लायर्स। अब देखो सप्लायर्स ऑब्वियसली बात है, सप्लाई चेन में आप जिससे भी रॉ मटेरियल वगैरह ले रहे हो तो आपको ये भी ट्राई करना है कि सप्लाई चेन जो है वो भी आपकी एकदम कैसी रहे, ESG को फॉलो करने चाहिए। किसको, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एस्पेक्ट को, उनको आप इन्वॉल्व करो, प्लानिंग में इंक्लूड करो, मतलब बेसिकली उनके साथ में मिलकर काम करोगे ना तो वो भी अच्छे से आपको सप्लाई करेंगे प्रोडक्ट्स को और मिलकर चलेगा आपका बिजनेस प्रॉपर। नेक्स्ट आते हैं कॉम्पिटिटर्स। अब देखो कॉम्पिटिटर्स जो है उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है। अब कॉम्पिटिटर्स हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है वो भी अपना बिजनेस रन कर रहे हैं,
आप भी अपना बिजनेस रन कर रहे हो। तो इसका मतलब जो है कंपटीशन आपके बीच में वो एकदम फेयर कंपटीशन होना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं कंपटीशन एक्ट में, कि आप क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन बना रहे हो डोमिनेंट और उसका अब्यूज कर रहे हो। तो क्या अब्यूज ऑफ डोमिनेंस अलाउड है क्या? नहीं। क्या एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मान लो किसी के पास में आईपीआर है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, आप जानबूझ के उसको इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, कोई सेंस बन रहा है इस बात का? आपके पास किसी एक पर्सन का सीक्रेट है, आप उसको लीक करने की धमकी दे रहे हो ऐसे वैसे करके, ऐसा आपको कुछ भी काम नहीं करना है, ठीक है? तो आपको रिस्पेक्ट करना है, फेयर कॉम्पिटिशन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्राइस वॉर्स में फंस रहे हो, फालतू के काम कर रहे हो, वो सब चीजें करनी है कि आपको नहीं करनी। रिस्पेक्ट करो जो भी आपके आसपास में बिजनेस रन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे कम्युनिटीज। अब देखो कम्युनिटीज किसको बोले हैं? आपको सोसाइटी को। ऑब्वियसली बात है, हम सीएसआर तो करेंगे, सस्टेनेबिलिटी भी हम लोग कर ही रहे हैं। देन जो भी राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, ठीक है, वो सारे राइट्स भी आपको एकदम फॉलो करने, जो भी ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है। देन जो भी गवर्नमेंट वगैरह ने रेगुलेशन बना रखे हैं वो भी आपको उस कंसर्न में मानने ही पड़ेंगे। सोसाइटी के अगेंस्ट जाके कुछ भी काम नहीं करना है, उनकी वैल्यूज, उनकी कस्टम्स के अकॉर्डिंग्स में काम करना है। तो वही बेसिक सारी चीजें, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे सीआरटी के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बारे में हमने बात की, और एक हमने सीआरटी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। अब चलते हैं नेक्स्ट हमें गिवन है क्लार्कसन प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। अब बेसिकली क्लार्कसन जो थे उसने भी कुछ प्रिंसिपल दिए थे स्टेक होल्डर्स के अकॉर्डिंग्स में। बेसिक ही है, कुछ नया नहीं है। देखो इसने क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जो भी मैनेजर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बात कर रहा है, उनको क्या करना है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखना है, सुनना है, एक्नॉलेज करना है, और उसको ध्यान में रख के क्या लेना है, आपको डिसीजन लेना है। तो एक्नॉलेज एंड एक्टिवली मॉनिटर जो भी उनके कंसर्न्स हैं, ठीक है, उनको इंक्लूड करो, उनको ध्यान में रख के डिसीजन मेकिंग करो, किसी के साथ में आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्या बोला है, आपको उनकी बात सुननी है और उनके साथ में ओपन कम्युनिकेशन करना है, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाओ, उनको समझाओ क्या रिस्क वगैरह आ रही है कंपनी में, ठीक है। इसके बाद में आपको उनकी नीड्स के टुवर्ड सेंसिटिव होना है सॉरी, यानी आप कुछ भी ऐसा काम मत करो जो आपको लग रहा है कि ठीक है हमारा बेनिफिट हो रहा है ना, हमें प्रॉफिट आ रहा है ना, भाड़ में गई सोसाइटी, भाड़ में गए एम्प्लॉयज, आपने एम्प्लॉयज से इतना ओवर टाइम करवा लिया, उसको छुट्टी चाहिए, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो उसको। तो ऐसे कोई भी काम मत करो जिसमें आप बस खुद का बेनिफिट देख रहे हो। आप ये सोच के चलो कि सामने वाला भी तो ह्यूमन है, ठीक है, वो भी तो मेरे लिए ही काम कर रहा है, वो भी मेरे से कनेक्टेड ही तो है। तो सेंसिटिव होना है आपको हर एक स्टेक होल्डर की नीड्स के कंसर्न में। इसके बाद में आपको क्या चेक करना है कि जितने भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में कोई भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आए, आपस में सबको साथ में मिलकर लेके चलना है। और आपको एक चीज चेक करनी है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर आप एफर्ट ज्यादा करोगे तो ऑब्वियसली बात है रिवॉर्ड ज्यादा आएगा, आपको बेनिफिट्स ज्यादा मिल सकेंगे। तो यही चीज आपको स्टेक होल्डर्स को भी समझानी है, जिससे वो भी अपना इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर दे सके, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है कि आपको बाकी जितनी भी एंटिटीज होती है उनके साथ में मिलकर काम करना है। जैसे अगर मान लो किसी के साथ में आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो तो पार्टनर्स आपस में मिलकर काम करेंगे, रिस्क वगैरह को मिनिमाइज करने का ट्राई करेंगे, तो कोऑपरेटिव होकर आपको सबके साथ में काम करना है, ठीक। नेक्स्ट प्रिंसिपल नंबर 6 है कि आपको किसी तरीके से जो भी राइट्स अवेलेबल है ह्यूमंस को, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ, कि जैसे आपने मतलब मान लो इतना ज्यादा अनसेफ एनवायरनमेंट में काम करने के लिए दे दिया, जैसे इंजीनियर्स होते हैं वो ऊपर चढ़ के काम करते हैं, आपने ऐसी बेकार से लिफ्ट लगा रखी है कि कोई सेफ्टी नहीं है, वो कभी भी गिर के टूट सकती है और एम्प्लॉय मर सकता है। तो क्या इस टाइप से आपको काम करना है कि किसी की आप लाइफ को रिस्क कर रहे हो? नहीं। तो बेसिकली आपको ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है, किसी के भी जो राइट्स है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो राइट्स उसके हार्म नहीं है, ठीक है। और प्रिंसिपल नंबर 7 यहाँ पर दे रखा है। प्रिंसिपल 7 में हमें क्या बोला है, वही आपस में जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हमने पहले भी बात कर रखी है, से एम्प्लॉयज हैं और कस्टमर्स हैं। तो एम्प्लॉयज क्या चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा रेम्युनरेशन मिले, बहुत अच्छी सैलरी मिले, इंसेंटिव्स मिले, ठीक है। और कस्टमर्स क्या चाहेंगे, उनको क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स मिले और उनकी जो प्राइसेस चार्ज करें कंपनी वो कम चार्ज करे। तो अब इस दोनों में अगर वो ज्यादा सैलरी देगी तो कंपनी को फेवर करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को, और कॉन्सिक्वेंटली वो क्या बोलेगी, चलो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। अगर वो कस्टमर्स का फेवर करके प्राइसेस कम कर देती है तो फिर एम्प्लॉय की सैलरी पे इम्पैक्ट आएगा। तो कंपनी को किसी भी एक को फेवर नहीं करना है,
कंपनी को क्या करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अपने अकॉर्डेंस में मैनेज करना है, ठीक है। तो ये अपने हो गए क्लार्कसन के प्रिंसिपल्स जो कि हमें ध्यान में देने हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में आपको एक टॉपिक गिवन है, वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो जो अभी अपन ने ऊपर सीआरटी में अलग अलग स्टेक होल्डर्स पढ़े थे, वही सारे स्टेक होल्डर्स आपको वापस से रिपीट करके दे रखे हैं, सेम, एकदम सेम है, ठीक है। चलो, तो ये जो अपने कंसेप्ट थे, एक तो इंडिया वाले और एक अपने कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट, वो इस चैप्टर में होते हैं कंप्लीट। अब जो हमें नेक्स्ट चेक करना है वो अपने जो रिमेनिंग वाले टॉपिक्स थे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हमारे किससे रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल वाले लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रखे हैं हमें अलग अलग, वो हमें उसके कंसर्न में चेक करना है, ठीक है। चलो, अब उसकी मैं आपको एक बार जल्दी से समरी बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर बेसिकली आपको इंटरनेशनल कुछ अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड दे रखे हैं। आपको याद हो, जैसे सेम टू सेम टॉपिक्स हमने लास्ट चैप्टर में भी रीड किए थे, है ना, चैप्टर नंबर 8 में भी आया था। अब अगेन आपको यहाँ पर भी इस तरीके से स्टेक होल्डर्स के बारे में बता रखा है। आप मेनली सब में कंटेंट वही है जो अपने इंडिया वाला कंटेंट है। एक तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, शेयर होल्डर्स के और स्टेक होल्डर्स के क्या क्या राइट्स, ठीक है। वही बोर्ड को सबके राइट प्रोटेक्ट करने हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना है, सबके इंटरेस्ट के लिए काम करना है, ना सिर्फ शेयर होल्डर्स बल्कि सब पे ध्यान देना है, राइट प्रोटेक्ट करने हैं, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए, भाई बेसिक बेसिक जो सब में है। अब आपको इसको पढ़ने का तरीका यही है कि आपको एक बार सारा कंटेंट गो थ्रू कर लेना है और उसके बाद में आपको पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। मतलब आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, इसको रीड करते समझ में आ जाएगा कि जो कंटेंट है वो तो एकदम बेसिक, जो अपने इंडिया में कंटेंट चल रहा है गवर्नेंस के पूरे चैप्टर्स में, वो सेम ही कंटेंट यहाँ पर है। अब देखो, चाहे कंट्री कोई सी भी हो, गवर्नेंस का मीनिंग तो हर जगह पे सेम ही रहता है ना। तो बस आपका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग होगी, बाकी सब कुछ वहाँ पे सेम ही चलता है। तो आपको अलग अलग कंट्रीज के गिवन है, एक बार रीड करके अपने आप बना सकते हो। इस पे फालतू का टाइम वेस्ट मत करना कि वो रटने ही बैठ गए, कोई सेंस नहीं है। क्वेश्चन आने के चांसेस भी काफी रेयर होते हैं, पर मान लो अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है ना कि इंडिया में गवर्नेंस क्या क्या होती है, बोर्ड, शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स वगैरह का रोल हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा, सीएसआर हो जाएगा, दैट्स इट। यही सब चीजों को कंबाइन करके यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, यूके का कंपनीज एक्ट 2006 एंड यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड जो बेसिकली है 2018 वाला। यहाँ पे आपको बोर्ड का क्या रोल है गवर्नेंस में और बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब कुछ बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें किसको गिवन है, यूएई का कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स हमें गिवन है। अगेन इसमें जो टॉपिक है वो बोर्ड के बारे में है और शेयर होल्डर्स के राइट्स के बारे में। जो ये यूएई वाला है वो जो कंपनीज हैं दुबई एक्सचेंज पे और जो अपना आबू धाबी एक्सचेंज पे है उस वाली कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट है अपना भाई साउथ अफ्रीका का, जो गवर्नेंस के लिए सेम प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। देन हमें चाइना का गिवन है, इसके बाद हमें जर्मनी के गिवन है, कुछ 25 प्रिंसिपल्स गिवन है, और इसके अलावा हमें जापान का भी गिवन है, और एक दो इटालियन और फिनिश कोड, ये सब भी हमें गिवन है। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल कोड्स हैं वो सारे आपका पढ़ने का यही पैटर्न रहेगा। हम उसको लर्न नहीं करेंगे, कोई सेंस ही नहीं बनता। आपको बस एक बार बेसिक पता होना चाहिए कि अच्छा हमें लिखना किस तरीके से, तब आंसर फ्रेम करके ऑटोमेटिकली इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो, विद दिस अपना चैप्टर नंबर 9 होता है कंप्लीट।